बीएनएमयू संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल के ईमानदारी के संबंध में उनके दृष्टिकोण को बताने जा रहा हूँ कि वो किस तरह सोचते थे, चिंतन करते थे, विचार करते थे, ईमानदारी के संबंध में उनकी क्या अवधारणाएं थी। जिस तरह से समुद्र मंथन में अमृत निकला था, उसी तरह से आदमी के अंतर्मन में जो चिंतन और मंथन होता है, और उसमें भी इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल जैसे व्यक्ति के अंतर्मन में, उनके आत्मा के धरातल पर जो चिंतन और मंथन चलता रहता था, उस चिंतन, उस मंथन, आत्म मंथन से जो अमृत निकला ईमानदारी का, उसके प्रति उनका क्या दृष्टिकोण था, वो मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुना रहा हूँ। वो बोलते थे कि ईमानदारी एक ऐसी महाशक्ति है जो बड़े से बड़े तूफानों का भी मुकाबला कर लेती है और बड़ी से बड़ी भ्रष्ट अट्टालिकाओं को भी उखाड़ कर फेंक देती है। आप सोचिए कि उनकी जो यह अमर वाणी है, ये सत्य वाणी है, ये अमृत वाणी है। फिर एक बार सुनिए, ईमानदारी एक ऐसी महाशक्ति है जो बड़े से बड़े तूफानों का भी मुकाबला कर लेती है और बड़ी से बड़ी भ्रष्ट अट्टालिकाओं को भी उखाड़ कर फेंक देती है। इसका दो पार्ट हुआ। एक पार्ट बड़े से बड़े तूफानों का मुकाबला कर लेती है। अब आप उनके जीवन को देखिए कि जब देश में बंग भंग आंदोलन चल रहा है, जब देश में लौटो रे साइमन हत्यारे का तूफान चल रहा है, जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का तूफान मचा हुआ है, ऐसे समय में एक सत्य और अहिंसा उसी ध्वज के अंदर, एक ईमानदारी, सत्य अहिंसा के प्रति निष्ठा, महात्मा गांधी के प्रति आस्था, इस इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल को उस तूफान से भी मुकाबला करने के लिए हिम्मत बांधकर अड़ने का साहस होता है। उसके पीछे सिर्फ वही शक्ति है, महाशक्ति है ईमानदारी की। दूसरा पक्ष जो है इसका, कि बड़ी से बड़ी भ्रष्ट अट्टालिकाओं को भी
उखाड़ कर फेंक देती है ईमानदारी। इस पक्ष को जरा देखिए कि जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू हुआ, 37 में पहली बार अंग्रेजों ने एमएलए का चुनाव कराया और उस चुनाव में अंग्रेजों ने तमाम राजे रजवाड़े जमींदार लोगों को इस तरह से इकट्ठा कर सिमरन बाबू के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किए। बरवाड़ी के स्टेट के राजा कहिए या जमींदार कहिए, वो एक तरफ, और गांधी के सत्य और अहिंसा में आस्था रखने वाले, ईमानदार प्रयास करने वाले इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल उनके विरोध में खड़े होते हैं और इनकी ईमानदारी में इतनी महाशक्ति कि वो पूरे अट्टालिका को अंग्रेजों की वो ध्वस्त है। इनका संकल्प, इनकी ईमानदारी। तो अब आप ही कहिए कि ईमानदारी में कितनी शक्ति है। ये शक्ति भी नहीं कहे, इन्होंने मंथन किया, चिंतन किया और कहा कि ईमानदारी में शक्ति नहीं, ईमानदारी वह महाशक्ति है जो अंग्रेज जैसे, जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। अगर अभी हमारे यहाँ भारत में दिन है तो कहीं दूसरी तरफ रात होगी, वहाँ भी उसी का शासन, यहाँ भी उसी का शासन। जब इधर दिन तो उधर रात, जब उधर दिन रात तो इधर दिन। इस तरह से जिसके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था, वैसे अंग्रेज को भी दांत खट्टा करने में लगे हुए थे। इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद यादव मंडल की वो आस्था, वो ईमानदारी, वो सत्य और अहिंसा के पुजारी का बल, जिसके शरीर में हड्डी के अलावा कोई मांस का टुकड़ा नहीं था। जो कहा जाता है कि 2500 वर्ष पहले बुद्ध हुआ और बुद्ध से भी 2500 वर्ष पहले कृष्ण हुआ और कृष्ण से भी 2500 वर्ष पहले राम हुआ। यानी राम का काल हुआ, फिर 2500 वर्ष के बाद कृष्ण, और फिर 2500 वर्ष के बाद बुद्ध, और फिर 2500 वर्ष के बाद गांधी आए। उसी कोटि में बुद्ध को लोग अब भगवान कहना शुरू कर दिए हैं। आज नहीं तो कल गांधी को भी उसी दर्जे में लोग डाल देंगे और तब यह माना जाएगा कि बिना हाड़ मांस का वो भी कोई ईश्वरीय अंश था और धीरे धीरे लोगों की आस्था उनमें वैसी ही बनने लगेगी जो आस्था इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल का गांधी में, उनके सत्य और अहिंसा में बना हुआ था। तो ये मैं आपको बता रहा था उनकी ईमानदारी की ताकत, उस ईमानदारी का संकल्प, वो बल जो उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में महसूसा कि ईमानदारी कितनी ताकतवर चीज़ होती है। वो शिक्षक थे। अब आप भी बताइए कि शिक्षक कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको ये जानकारी दूं, अगर बच्चे
देख रहे होंगे तो वो, या कोई शिक्षक या अभिभावक मुझे सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात को प्रचारित और प्रसारित करना चाहेंगे। शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। एक साधारण शिक्षक होते हैं जो छात्रों को किताब की बात बता देते हैं, जो किताब में लिखी हुई बात होती है उसे बताते हैं, ये साधारण शिक्षक कहलाते हैं। और एक शिक्षक होते हैं अच्छे शिक्षक जो किताब में लिखी गई बातों को समझाते हैं छात्रों को, ये अच्छे शिक्षक कहलाते हैं। और एक होते हैं महान शिक्षक, वो शिक्षक जो छात्रों को प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो प्रेरणा के पुंज के रूप में वो उसके सामने प्रेरणा की बातें इस तरह करते हैं कि उस छात्र के हृदय में आगे बढ़ने की लालसा स्वयं से पैदा हो जाए, बहुत कुछ जानने की, गहराई में उतरने की प्रेरणा उसको हमेशा हमेशा, जब शिक्षक सामने हो तब भी और जब शिक्षक उनके सामने न हो तब भी उसके भीतर प्रेरणा का प्रकाश फैलता रहे, मिलता रहे, वो शिक्षक होते हैं। और ऐसे तो मैं इस संदर्भ में आपको जानकारी देना चाहूँगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग जो हमें पहली बार सुन रहे होंगे उन तक ये बात नहीं भी पहुंची हो, तो मैं ये आपको जनाना चाहता हूं कि आप जानिए कि मैं उस शिक्षक को किस कोटि में रखूं, यह अभी तक मैं तय नहीं कर पाया हूं। और वो कौन से शिक्षक हैं? वो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो राष्ट्रपति बनने से पहले भी शिक्षक थे, राष्ट्रपति बनने के बाद भी वो शिक्षक ही बने रहे, बल्कि वो जब तक शिक्षक बने रहे तब तक पूरा का पूरा वो छात्र भी बने रहे, उतना ही अध्ययनशील वो हमेशा रहा करते थे। जब वो शिक्षक के रूप में अपने को रखते थे तो लगता था कि दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक ही होता, और होता भी है। मैंने कई बार कहा भी है आप कि शिक्षक महान होते हैं। तो वो शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं किस कोटि में रखूं, जो जिनके सामने उन्होंने, जब मुझे मधेपुरा के जिला प्रशासन को सूचना देकर मुझे बुलाया था मिलने के लिए, महामहिम, जब उनके साथ उनके मिसाइल सहयोगी श्री अरुण कुमार तिवारी और उनके प्रधान सचिव वरुण मित्रा साहब हुआ करते थे, सहमते हुए उनके सामने गया और महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम उठकर खड़े हो गए। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे 2 बार, लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं शिक्षक के सम्मान में खड़ा हूँ जो राष्ट्र निर्माता होता है। आज वो शिक्षक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, महामहिम राष्ट्रपति, हमारे बीच सदैव नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा, उनकी वो उस समय की जो ईमानदार भावनाएं थी, वो अभी भी मुझे प्रेरित कर रही है कि हम अपने छात्रों को और क्या दूं। जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक सांस ले रहा हूँ, तब तक उन्होंने ही मुझे यह भी कहा था कि देखो,
ये आंखें दुनिया को दोबारा नहीं देख पाएगी। इसीलिए तुम्हारे अंदर जो बेहतरीन है वह दुनिया को दे के जाना, बच्चों को दे के जाना। तो ऐसे शिक्षक, इनकी कोई कोटि नहीं। ये तो बस वेदों में जो कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो गुरु हैं। तो वैसे वैसे गुरु कि मैं आपसे चर्चा किया अभी, इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे इतिहास पुरुष शिवनंदन प्रसाद मंडल, जो एक महान ईमानदार शिक्षक, वो प्रेरणा के बीज छात्रों में किस कदर डालते हैं। वो कहते हैं कि नॉट ए सिंगल सोल शुड रिमेन अनएजुकेटेड ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कोई आत्मा अशिक्षित नहीं, प्रयास होगा, वो प्रेरित होगा तो वो निश्चित रूप से खुद भी आगे बढ़ेगा और भविष्य में समाज को भी आगे बढ़ाएगा। यही कारण है कि राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने लगे तो पहला आदमी थे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, जो माने 100 स्कूल से 100 बच्चे बच्चियों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में स्थान दिया था आगे बैठने का, कि यही बच्चे देश का भविष्य हैं। इसीलिए ये जो ग्रहण करेंगे वो देश को मजबूती देने में सहायक सिद्ध होगा। तो इस तरह से ये माने चलता रहा कारवां। तो मैं अब आज का जो हमारा ये एपिसोड है कि क्रांतिवीर शिवनंदन प्रसाद मंडल की ईमानदारी का, तो मैं उनके व्यक्तिगत ईमानदारी के संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत ईमानदारी होती है वो जिसको कि लोग माने पैसे के नज़रिए से देखते हैं कि पैसा के प्रति इनको माने किस तरह का आकर्षण रहा है, वो माने अच्छा बुरा क्या पैसे के बारे में सोचते हैं, माने उनकी पकड़ पैसे पर होती है या वो कर्मवीर दान की तरह दानी प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब बातें आती है ईमानदारी की। तो ईमानदारी का तो बहुत बड़ा आयाम है, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है ईमानदारी का। ईमानदारी सिर्फ पैसे की ईमानदारी से नहीं आंकी जा सकती है, वो जीवन के हर क्षेत्र में हर कदम पर, जैसा मैंने कहा ना कि शिक्षक के रूप में भी ईमानदार होना, वो भी एक बहुत बड़ी ईमानदारी की बात है। देश के प्रति देशभक्ति आपकी कैसी है, उसमें आप कितनी ईमानदारी बरतते हैं, वो भी एक ईमानदारी है। तो अन्य बातों की ओर तो मैंने इशारा कर ही दिया। अब व्यक्तिगत रूप से उनकी ईमानदारी पर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि क्रांतिवीर शिवनंदन प्रसाद मंडल की ईमानदारी व्यक्तिगत रूप में कैसी थी। इस संबंध में आप जानिए कि वो जब अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने घर पर रानीपट्टी में अपने परिवारजनों के बीच समय गुजारा करते थे। उस समय उनके 4 भाई थे, वो यदुनंदन, रघुनंदन, ये तीसरे नंबर पर थे शिवनंदन, और चौथे नंबर पर थे पंचानंद, और एक बहन थी इनकी किशुनवती देवी। तो इनको अपनी पुत्री नहीं थी, इनकी पत्नी अहिल्या देवी, और एक पुत्र नहीं था, पुत्री थी एक त्रिपुरेश्वरी, जिनका माने विवाह इन्होंने 3 टंगा के कमलेश्वरी प्रसाद यादव जी के साथ किया था, जिनके लड़के लालन जी वगैरह जमशेदपुर में हैं। तो
मैं कह रहा था कि इन्हीं तमाम लोगों, तो ये अपने एक भाई के पुत्र रामेंद्र प्रसाद मंडल, जिनका लोग खोखा बाबू के नाम से जानते हैं, तो उनको ये पुत्र के रूप में स्वीकार लिए थे और वो भी इनको पिता के रूप में सेवा और सम्मान सब कुछ अर्पित करते रहते थे। तो उस समय में इन्होंने तमाम परिवारजनों के बीच में क्या कहा, ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा, खोखा, कहा तो इन्होंने मैथिली में, लेकिन मैं आपको हिंदी में कह रहा हूँ। इन्होंने कहा कि खोखा, कभी कभी मुझे मन में ये बात आ जाती है कि खोखा जब यह सोचता होगा कि हमारे बाबूजी अंग्रेज़ों के समय में 2 बार विधायक बने, अंग्रेजी सल्तनत में, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब, जिसका कि अवसर बहुत कम लोगों को मिला है भारत में। तो उस समय में हमारे बाबूजी 2 बार एमएलए बने और 2 बार मंत्री भी बने। और जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद भारत में भी 2 बार विधायक बने, मंत्री बने। बावजूद इसके बाबूजी एक कोठली का पक्का मकान तक नहीं बना के हम लोगों को दे सके, अपने भी और हम लोगों को भी सब दिन फूस के ही घर में रख के। ये बात कभी कभी जब मेरे मन में आ जाती है तब लगता है कि खोखा को मेरे जाने के बाद दुख होगा। तो इस पर खोखा बाबू क्या कहते हैं आप सुनिए। खोखा बाबू कहते हैं कि बाबूजी, आप हमको एक कोठली मकान नहीं दिए, इसके लिए आप क्यों दुखी होते हैं? आपने मुझे जो दिया है वह किसी भी मायने में कम नहीं है। वो तो ऐसी चीज आप दिया है जिसका प्रकाश कभी मलिन होगा ही नहीं। आने वाले समय में दुनिया देखेगी और आपकी तुलना किससे करेगी दुनिया, वो जानिए। आपकी तुलना भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल से करेगी। इसलिए कि पटेल साहब का जब निधन हुआ था तो उस समय में पटेल साहब के बैंक खाते में कुल 268 रुपया था। अब आप सोचिए कि आपकी तुलना उस लौह पुरुष से की जाएगी जिनको अपना एक कोठरी का पक्का मकान नहीं था और जिनके बैंक खाते में 268 रुपया था। आप उस आदमी के समकक्ष हैं जो भारत का गृह मंत्री रहा और दुनिया जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। उस आदमी से आपकी तुलना होगी। तो आपने तो इस परिवार को माने क्या नहीं दिया, एक कोठरी का पक्का मकान, ये कोई मायने नहीं रखता है। जो आपने दिया वो
न भूतो न भविष्यति, न भूत में हमें कभी मिला था और न भविष्य में कभी मिलेगा। इस तमाम से ऊपर का चीज़ आपने हम इस परिवार को दिया है और दे के जा रहे हैं। इसीलिए आप यह मान के जाइए कि आपके बेटे को कभी इस बात का दुख नहीं होगा कि हमारे बाबूजी ने दो बार ब्रिटिश टाइम में और 2 बार इंडियन डेमोक्रेसी में विधायक रहे, मंत्री रहे और फिर भी एक कोठरी का नहीं दिया। मैं तो यह भी जानता हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, मैं खोखाबाऊ की बात, जो मेरी बात उनसे हुई थी, वो बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा अपने पिता शिवनंदन प्रसाद मंडल से कि बाबूजी, लोग तो नहीं जानते हैं कि आपको जो सरकार के द्वारा पैसा मिलता था, उस पैसे से आपके यहाँ कभी चूल्हा, जहाँ आप विधायक कोठी में रहते थे, कभी चूल्हा आपका बंद नहीं होता था, ठंडा नहीं होता था, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, अहरनिश वो जलता ही रहता था। और मधेपुरा के आपके क्षेत्र का ही नहीं, पूरे बिहार के किसी कोने से कोई भी कार्यकर्ता आ जाए तो उसका उचित सम्मान होता था, खाने के लिए उसको माने सम्मान के साथ दिया जाता था। और तब भी अगर महीना दिन में जो पैसा सरकार से आता था, वो आप पूरा का पूरा खर्च करने के बाद अगर थोड़ा रुक भी जाता, बच जाता था, तो आप उस पैसे को पुनः सरकारी कोष में जमा कराकर रसीद रख दिया करते थे। इस बात की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है। तो ये बात माने आपको मैं बता दूं कि जो बातें मेरे ज़हन में अभी भी जिंदा है, सांस ले रही है, वो बातें यही सब है कि मुझे लेस मात्र भी इस बात के लिए तकलीफ़ नहीं होगा कि मुझे एक कोठरी पक्का मकान नहीं मिला। मुझे इतना मिला जितना मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि मुझे क्या मिला। वो कृष्ण और सुदामा के बीच का जो संबंध था, वो संबंध समझिए कि हमारे आपके बीच वही है कि हम क्या चाहते थे, आप क्या सोच रहे थे। अच्छा हुआ कि आज बिल्कुल खुलासा हो गया हर चीज़ का। मैं और बताऊं, शिवनंदन प्रसाद मंडल साधना और संघर्ष के संबंध में आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि मैं 2010 ईस्वी में गया था पटना, गांधी मैदान में, और नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण हो रहा था, वही देखने के लिए गया था। और दूसरे ही दिन मुझे पटने में हार्ट अटैक हो गया और जीवक हार्ट हॉस्पिटल में मेरा 2 बार बाईपास हो गई, सर्जरी, ऑपरेशन। डॉक्टर ने बल्कि कह भी दिया था कि बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है। खैर मैं रह गया और वहीं पटने में कुछ दिन का मेरा रहना हो रहा था। उसी दरमियान मैंने अपने लड़के से कहा कि चलो आज गांधी संग्रहालय में घूमें। चूँकि मैं पटना साइंस कॉलेज का छात्र रहा था, इसीलिए पूर्व से मुझे बहुत जानकारियाँ थी वहाँ की। तो कहा कि चलो एक बार गांधी संग्रहालय घूमेंगे। गांधी संग्रहालय वो एसके मेमोरियल, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के पश्चिम और अनुग्रह नारायण सिन्हा संस्थान के पूरब, गांधी मैदान के उत्तर है। वहीं मैं गया। तो वहाँ पर आप जाएंगे अगर तो पाएंगे कि बिहार की जितनी भी फसलें होती है, उस तमाम फसलों के वो दाने बहुत अच्छी तरह से वो
शीशे के माने खटाल में ऊपर से भी शीशा लगा हुआ, वो सब में नाम उसका लिखा हुआ, कौनी, खिरी, मड़ुआ और बहुत तरह का, जितने तरह का अनाज है बिहार के अंदर होता है वो सब आपको वहाँ पर दिखेगा। बहुत सारे मोनूमेंट्स भी दिखेंगे, बहुत सारे चीज़ ऐसे दिखेंगे जो विरले कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी बहुत बड़ा चित्र शीशे के अंदर है, गांधी जी से वो बात कर रहे हैं, वो बहुत सब चीज़। घूमते घूमते अंत में मैं गया एक कोठरी के अंदर, देखता हूँ कि उसकी दीवार पर करीब करीब 50-55 माने लोगों का नाम, उसके जन्म और मृत्यु की तिथि वगैरह दिया हुआ। ऊपर लिखा हुआ है कि आधुनिक भारत के निर्माता। सारा नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ नाम जो मुझे याद है वो मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ला, वो रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, और पंडित विनोदानंद झा वगैरह। मैं कितने का नाम लूँ, भोला पासवान शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर और ढेर सारे नाम, श्री कृष्ण बाबू, ये क्या नाम है, अनुग्रह बाबू वगैरह वगैरह। 56 नाम याद तो नहीं है, लेकिन नाम को मैं जब पढ़ता चला गया नीचे तक तो देखता हूँ कि उसमें एक नाम शिवनंदन प्रसाद मंडल भी है। तब मैं देखने लगा पूरे नाम को और अपनी दृष्टि जब घुमाने लगा तो मुझे ऐसा ही लगा कि दरभंगा से लेके इधर पूरा बांग्लादेश तक और दक्षिण में गंगा के किनारे से लेके इधर नेपाल देश तक, इस बीच में केवल और केवल एक नाम यही है, शिवनंदन प्रसाद मंडल, जो उस माने सूची में दर्ज है, आधुनिक बिहार के निर्माता की सूची में। अब वहाँ पर अंदाज करिए कि उस सूची में जितने भी लोग हैं, ऐसे तो मैं कह सकता हूँ कि आदमी जो सांस लेने के पहले होता है, उस सांस छोड़ने के बाद वैसा ही होगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उस सूची में जितने भी नाम मैंने पढ़ा, मुझे यही लगा कि ये सारे के सारे लोग, शिवनंदन बाबू की जो मैं आज ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, उसी कोटि के लोग हमको ऊपर से नीचे तक दिखते रहे, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के नाम कर दिया था। बल्कि इन तमाम लोगों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित करना चाहता हूँ कि धन आदमी की नींद को हर पल हराम करता। धन आदमी की नींद को हर पल हराम करता, और जो बांटता दिल खोल उसे जुग सलाम करता। मरने के बाद मसीहा बनता वही मधेपुरी, जो जिंदगी में अपना सब कुछ नीलाम करता, जो जिंदगी में अपना सब कुछ नीलाम करता। वैसे ही लोग उस सूची में दिखते थे जो अपना सब कुछ नीलाम कर दिया, देश के नाम, समाज के नाम, लोगों के नाम, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। इसीलिए वो तमाम आधुनिक बिहार के निर्माता, जिसको मैं अभी भी प्रणाम करता हूँ हृदय से, उसी में ऐसे ऐसे ईमानदार लोग थे। उदाहरण के लिए आप ही बताइए, भोला पासवान शास्त्री 3 बार वो मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बावजूद उनका जो घर है पूर्णिया जिला में काजहा से 2 किलोमीटर पश्चिम, उनके गांव तक आज तक पक्की सड़क नहीं गई। उनके परिवार के जन लोग
अभी आज की तारीख में भी दूसरे के घर में चौका बर्तन करके अपना पालन पोषण करते हैं। अब सोचिए कि इतनी ईमानदारी आज के समय में लोग उसको माने ईमानदारी को प्रोत्साहित क्या करेंगे, दुत्कारते हैं कि ऐसी भी कोई ईमानदारी होती है। लेकिन वो उसी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए दुनिया से गुजर गए। कर्पूरी ठाकुर ये भी 3 बार मुख्यमंत्री बने हुए, और जब पितोजिया गांव में मुख्यमंत्री होते हुए इनकी बेटी की शादी थी, उस समय में इनके दरवाजे पर 2 पेट्रोमैक्स जल रहा था, एक आंगन में और एक दरवाजे पर। और जब दूसरे दिन बारात विदाई का समय होने वाला था, तब समस्तीपुर जिला पड़ता है उनके गांव का, वहाँ के डीएम और एसपी को पता चला कि मुख्यमंत्री आए हुए हैं, अपने गांव में हैं। तो वो लोग दौड़ते दौड़ते गए और यही कहे कि सर हम लोगों की तो नौकरी चली जाएगी ऐसे में। कहा कि डीएम और एसपी जिस जिला में मुख्यमंत्री जाएंगे, पूरी सुरक्षा की जवाबदेही उनकी होती है, और हम लोगों को जानकारी तक नहीं मिली। उन्होंने हंसते हुए कहा कि किसी को कोई जानकारी नहीं मिली थी और कोई बात नहीं है। और अंत में जब बारात विदा हुई तो एसपी और डीएम उनको पटना तक पहुंचाकर फिर वापस हुए। तो ऐसे ऐसे ईमानदार लोग थे उस ज़माने में। मौलाना मजरूल हक अपनी ज़मीन सदाकत आश्रम और किस किस संस्था को कहाँ कहाँ दान दिया, उसकी भी माने एक लंबी फहरिस्त बन सकती है। राजेंद्र प्रसाद ने अपना माने सारा जो राष्ट्रपति का माने वेतन होता था, वो सिर्फ 1 रुपया लेते थे, बाकी सब डोनेट कर देते थे उसमें। एक से एक उदाहरण है कि लोग पैसे के लिए नहीं जीते थे उस समय में। तो ये शिवनंदन प्रसाद मंडल की व्यक्तिगत ईमानदारी के बाबत मैं आपको ये सारी बातें कह रहा था कि वो किस कोटि के, और बल्कि उस समय के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग उसी माने एक ही वैसे गुरु से पढ़े हुए लोग थे। जो अब बताएं आपको कि एक गुरु जिनकी मैंने पूर्व में चर्चा की, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको जब भारत रत्न का और अन्य सब जो पुरस्कार उनको पद्म विभूषण पद्म भूषण वगैरह का बहुत सारा पुरस्कार मिलते रहता था, तो 50 लाख रुपया वो उठाते थे और जाकर कलकत्ता में मदर टेरेसा को हाथ में दे आते थे कि लो इस रुपये को विकलांग बच्चों में, वृद्धाश्रम में, कुष्ठ रोगियों में, जहाँ जहाँ तुमको अच्छा लगे वहाँ वहाँ इसको खर्च करना। अब अंदाज करिए कि कोई भी आदमी ऐसा होगा जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व 4 कपड़ा लेकर के, 2 फुल पैंट, 2 शर्ट, 2 कोट, एक ब्रीफकेस में लेकर के राष्ट्रपति भवन जाए और वहाँ से फिर अपना कार्यकाल पूरा करके और वही 4 कपड़ा के साथ ब्रीफकेस को लेकर के वहाँ राष्ट्रपति भवन से वापस आ जाए। उन्होंने मैंने कई बार हमारे अरुण तिवारी साहब जो उनके साथ 18 वर्षों तक काम किया, एक ही लैब में उनके मार्फत, जिनकी चिट्ठी भी आज मेरे पास में है, वो उनके मार्फत कलाम साहब मुझे कई बार खबर भेजाते थे कि उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। मैंने उनसे यही कहा कि देश दोबारा उनको राष्ट्रपति बनाएगा ही बनाएगा, तब ही मैं जाऊंगा, और तब तक मैं रिटायर कर जाऊंगा। तो उनका जो मिशन है 2020 का विकसित भारत बनाने का, उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। और उनसे वो अमर कुटी जो बनवाए हैं मुगल गार्डन में, उसी में बैठकर और
अरुण कुमार तिवारी साहब के साथ मैं गुरु और शिष्य की तरह उनके जीवन का कुछ संदेश लूँगा और बाद में बच्चों को बांटता रहूँगा। तो ऐसे ऐसे गुरु थे, ऐसे ऐसे ईमानदार गुरु थे जिनकी ईमानदारी की कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस एपिसोड में आप तमाम लोगों को डॉक्टर मधुपुरी का प्रणाम।